अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप जो है इसका नाम है NMMS यानी कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। पहले हम बात करेंगे कि ये है क्या, व्हाट इज NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है वो है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो फॉर्म भरना होता है इसमें उसका प्रोसीजर क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो कैसा रहता है इसमें। लास्ट पे हम बात करेंगे कि इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या होते हैं। आप लास्ट तक ये वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस स्कॉलरशिप के बारे में। ये एक बहुत ही अहम स्कॉलरशिप है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन उनकी जो घरेलू जो हालात होते हैं उनके वो कमजोर होते हैं, यानी कि उनकी जो मईशत होती है मईशती तौर वो कमजोर होते हैं। पढ़ाई का बहुत शौक होता है उनको लेकिन घरेलू नामसाइद हालात के सबब वो शायद अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए ये स्कॉलरशिप जो है बहुत ही अहम है। ये स्कॉलरशिप जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में शुरू की, यानी ये स्कॉलरशिप जो है ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए फंडिंग करता है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग अपना एक कोटा होता है कि कितने बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह हमारे यूटी के लिए भी एक अलग से कोटा होता है, वो तकरीबन 1000 और 1100 के बीच में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे हम कि कौन बच्चा है जो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें, 8th पास होना चाहिए बच्चा, यानी कि उसने 8th का एग्जाम जो है, अगर हम इस साल की बात करेंगे तो जिस बच्चे ने 8th क्लास का एग्जाम पास किया होगा रिसेंटली वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम पिछले सालों की बात करेंगे तो बच्चे जो 8वीं जमात में पढ़ रहे थे उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप थी। उन सालों, अगर हम पिछले सालों की बात करेंगे तो क्या था कि जो बच्चा 8वीं क्लास में था या पढ़ाई कर रहा था 8वीं क्लास में, उसने सिर्फ 7th क्लास का एग्जाम पास किया था, वो बच्चा असल में वही बच्चा एलिजिबल होता है। लेकिन इस साल क्या हुआ कि बच्चे जो है उन्होंने 9th में एडमिशन भी ले लिया है, वो एलिजिबल हो गए हैं। वो पहले से एलिजिबल थे लेकिन अब उन्हें 8th क्लास का भी एग्जाम पास किया है। 7th क्लास पास करने के बाद एलिजिबिलिटी आती है। 7th क्लास में आपको मिनिमम 55 मार्क्स होनी चाहिए 7th क्लास में। अब चूंकि आपने 8th क्लास का एग्जाम दिया है, अब उसमें अगर आपको 55% अब वो आपको मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। जो SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें रियलाइजेशन होती है 5%। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे है वो है गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि बच्चे ने किसी गवर्नमेंट स्कूल से 8वीं जमात का एग्जाम पास किया होना चाहिए और आगे भी जो उसकी तालीम है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं जमात की जो तालीम है वो भी वो किसी गवर्नमेंट स्कूल से जारी रखना है उसको, फिर वो एलिजिबल रहेगा। पेरेंटल इनकम जो है वो होनी चाहिए 3,50,000 से कम, यह है थर्ड क्राइटेरिया। और यहाँ पे और एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो वीडियो है इट इज ओनली फॉर दैट स्टूडेंट्स दैट आर डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक रखी है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे या किसी CSC सेंटर वाले के पास जाके आप इस फॉर्म को हासिल कर सकते हैं। या इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना होता है बल्कि ऑफलाइन अप्लाई करना होता है। हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी होती है उस स्कूल में जहां से आपने 8th क्लास का एग्जाम पास किया है। फॉर्म आपको बाय हैंड उसको फिल करना है। फॉर्म के साथ आपको क्या क्या रखना है, पहले आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपको कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े उस टाइम आप अपने जो आपका कंसर्न जहां से आपने 8th क्लास का एग्जाम पास किया होगा उस स्कूल के किसी भी टीचर से आप राब्ता कायम कर सकते हैं। वो आपको वहां पे गाइड करेगा क्या लिखना है उसमें। सीट रखना है, आपको किसी भी बैंक पर जाना होगा, वहां पर आपको पे इन स्लिप एक ऐसी स्लिप होती है जिसके जरिए हम किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, आपको पता भी होगा। उस पे इन स्लिप पे अकाउंट नंबर जो है वो ये लिखना है और जहां पे नाम लिखना है, नाम की जगह लिखना है लिएजन ऑफिसर NTSC NMMS लिखना है नाम की जगह। उसमें बाकी डिटेल्स जो है वो आप खुद ही भरेंगे, वो उतना सख्त नहीं है वो डिटेल्स भरना। वो फी रिसिप्ट इसके साथ रखना है, इस फॉर्म के साथ फोटोग्राफ रखना है। आपको मार्क्स कार्ड रखना तो था आपको 7th का मार्क्स कार्ड, लेकिन आपने अब 8th क्लास का भी एग्जाम पास किया है। अब आप रखेंगे मार्क्स कार्ड ऑफ 8th क्लास, उसकी जो हार्ड कॉपी और वो होना चाहिए अटेस्टेड बाय HOI।
यानी कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जहां से आपने 8th क्लास का एग्जाम पास किया है, उसका जीरोक्स रखना है। इनकम सर्टिफिकेट, ये आप अभी से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। जो तहसीलदार होगा, आपका कंसर्न तहसीलदार होगा, उससे आप इनकम सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। फिर जो फॉर्म जब ये कंप्लीट होगा तो आपको अपने स्कूल के एचओआई से रब्ता करना होगा, उसी के पास ये आपको जमा करना होगा ये फॉर्म। वो आगे का प्रोसेस खुद ही करेगा। कुछ दिनों के बाद आपको कॉल आएगी, आपको कांटेक्ट किया जाएगा थ्रू कंसर्न स्कूल जहां से आपने 8th क्लास का एग्जाम पास किया होगा। वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी जो रोल स्लिप है वो आ गई है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर किसी स्कूल में होगा, वो आपको बताएंगे, उसमें लिखा होगा, उस एग्जामिनेशन टिकट में लिखा होगा, हॉल टिकट में लिखा होगा कि आपका एग्जामिनेशन कब है, किस डेट पर है, किस टाइम पर है और किस स्कूल में है, किसी हाई स्कूल में होगा, किसी हायर सेकेंडरी में होगा। तो उस दिन आपको जाना होगा, वो एग्जाम आपको देना होगा। लेकिन एग्जाम जो है उसका जो पैटर्न क्या है वो भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। एग्जामिनेशन में इसमें आते हैं 2 पेपर्स, आपका फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन। 2 सेशन में एग्जाम होता है, लेकिन एक ही दिन एग्जाम होता है। फर्स्ट सेशन जो होता है उसमें होता है मैथ और दूसरे में होता है सेट। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। आपको समझाने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, वरना ये बहुत ही इजी, वेरी इजी है ये स्कॉलरशिप हासिल करना। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो मेरे ख्याल से उतने ज़हीन नहीं थे जितना इसके लिए होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको क्वालिफाई किया। आप कहेंगे आप कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया? क्योंकि इसमें जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही लो होता है। इसमें कट ऑफ आपको ये दोनों पेपर्स क्वालिफाई करने होंगे। यानी कि अगर इसमें आपको 90 मार्क्स है, इसमें भी 90 मार्क्स है, अगर आपको इसमें 90 मार्क्स में से आपको 80 मिल गए और इसमें 90 में से 10 मिल गए, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे स्कॉलरशिप के लिए। यानी कि आप फिर इसको हम कहेंगे कि आपने ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। आपको इसमें भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैंने पिछले रिजल्ट्स देखे हैं, कुछ बच्चों ने किया था सिर्फ इसमें 30 और 35, इसमें भी 30-35 किए थे। दोनों में तकरीबन सेम ही किए थे और दोनों के बिना पर वो एलिजिबल हो गए। कुछ बच्चे इसे ज्यादा भी हासिल करते हैं, कुछ बच्चे 80 इसमें से 90 में से 80 ऑप्टेन करते हैं, इसमें भी 90 में से 80 ऑप्टेन करते हैं, वो भी इसके फिर अच्छी तरह इसको क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो बच्चा कम भी मार्क्स इसमें हासिल करता है, लेकिन दोनों में क्वालिफाई करना चाहिए बच्चा। अब बात करेंगे ये एग्जाम है क्या, मेट और सेट होता क्या है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये पता होगा कि मेट क्या होता है और सेट क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसमें दूंगा कि मेट क्या होता है और सेट क्या होता है। ये जो मेट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका जो मेंटल एबिलिटी जो है, यानी कि आपका दिमाग जो है उसको चेक किया जाएगा। ये दोनों होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें भी 90 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 90 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपने अभी तक शायद नहीं देखे होंगे। इसके लिए आपको एक किताब लानी होगी और फिर किसी ऐसे इंसान के पास जाना होगा जो इसके बारे में इल्मियत रखता हो। अगर थोड़ी भी जानकारी उसको होगी, वो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकता है, क्योंकि इसमें उतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग होती है, लॉजिक होता है, पैटर्न समथिंग होता है, लेकिन बेसिक बहुत ही इजी होते हैं वो क्वेश्चंस, उतने हार्ड नहीं होते हैं। और दूसरा जो होता है सेट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो आपने स्कूल से जो आपने नॉलेज हासिल की होती है उसी के अराउंड ये 90 मार्क्स होते हैं। इसमें क्या होता है, मैथ्स में से 7th 6th 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसमें से पूछे जाते हैं साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, यानी कि कश्मीरी और उर्दू को छोड़कर जो बाकी आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं 8th क्लास में, उन्हीं में से ये 90 मार्क्स पूछे जाते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 जो है इनके बारे में आपको मालूमात होगी। दोनों ही के लिए सेम प्रिपरेशन करनी होगी। जब आप कोई किताब बाजार से खरीदेंगे तो आपको लगेगा ये इजी है एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन ये इसके बारे में आपको नॉलेज अभी से बहुत सारी होगी, लेकिन इसके बारे में आपको नॉलेज अभी तक तो उतनी नहीं होगी। जब आप किताब लाएंगे, फिर किसी के पास पढ़ने के लिए जाएंगे, सीखने के लिए जाएंगे, वो आपको सिखाएगा, फिर ये आपको ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस, इसमें फिर आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे। आपके लिए एक सजेशन मेरी तरफ से कि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है वो आप देखें, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, या किसी ऐसे स्टूडेंट को आप पूछ सकते हैं जिसने ये क्वालिफाई किया होगा या जिसने एग्जाम दिया होगा, उससे आप पूछ सकते हैं कि मुझे पेपर्स जो है वो आप पढ़ो। उससे क्या हो सकता है, आपको एक गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे मुझे एग्जाम देना है, क्या क्या आता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। इसमें इतना ये मुश्किल नहीं होता है। आप अगर एक बार आप ट्राई करेंगे, अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी होता है तो फिर भी आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो गेन हो जाएगी जब आप मेट और सेट के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि आगे जो आने वाले एग्जाम होते हैं आपकी लाइफ में, जो आगे एग्जाम आएंगे उनमें भी आपको मेट और सेट का बहुत अहम रोल रहेगा। इसलिए अगर आप अभी से थोड़ा सा इनके साथ इन टच रहेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा अपनी लाइफ में आगे जाकर। लास्ट डेट की बात करेंगे
तो लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026, यानी कि 15 जनवरी 2026 जो है वो है लास्ट डेट इसके लिए। तब तक आप एक काम जरूर करें कि जो इनकम सर्टिफिकेट है इसको अभी से ही अप्लाई करें, क्योंकि इसमें तकरीबन 10-15 दिन लग जाते हैं इसको हासिल करने में। तो बाकी जो है बाकी उतना मसला नहीं है, बाकी आप एक ही दिन में कर सकते हैं। अब लास्ट पर बात करेंगे कि जो इसमें बेनिफिट्स है वो क्या है। आप सोचते होंगे कि इतना सारा इसमें झंझट है, अब हमें मिलेगा क्या इसमें? अगर हम इसको क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? आपको मिलेंगे 12,000 रुपए पर एनम फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स। यानी कि अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, सिर्फ वंस आपको ये क्वालिफाई करना होगा, ये एग्जाम एक ही बार क्वालिफाई करना होता है ये एग्जाम। अभी 8वीं जमात पास करने के बाद आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया तो फिर आपको 9वीं जमात में आपको 12,000 रुपए मिलेंगे, एट वंस आपको 12,000 मिलेंगे, आपके अकाउंट में आएंगे, यानी स्टूडेंट के अकाउंट में, पेरेंट के अकाउंट में नहीं आते हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में आते हैं 1000 पर मंथ के हिसाब से। लेकिन पर मंथ नहीं मिलते हैं, बल्कि एक ही टाइम मिलते हैं 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज इसमें मिलते हैं एक बच्चे को एक साल के लिए। इसी तरह दूसरे साल भी मिलेंगे, यानी 10th में भी मिलेंगे 12,000, 11th में भी मिलेंगे आपको 12,000 और 12th में भी मिलेंगे आपको। इसका मतलब हुआ कि फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स यू विल गेट 12,000 रुपीज इंटू 4, दैट इज 48,000 रुपीज आपको मिलेंगे, नियर अबाउट ½ लाख आपको मिलेंगे 4 साल के लिए पढ़ाई के लिए। लेकिन आपको जो पढ़ाई जो है आपकी वो कंटिन्यू होनी चाहिए इन गवर्नमेंट स्कूल। अगर आपने 9वीं जमात में आपने किसी नॉन गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, यानी कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई करते भी हैं तो भी आपको ये नहीं मिलेगा। जब आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब आपको घर पे बैठना है और आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद भी थोड़ा सा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस करना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस करना है आपको कि एनएसपी के पोर्टल पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये जो आगे का प्रोसेस है, ये आपको तभी इसमें जाना है कि एनएसपी क्या है जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आप ढूंढना कि मुझे अब क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो सोचते हैं कि अब हमारा हो गया एग्जाम क्वालिफाई, अब हमें खुद ही आएंगे हमारे अकाउंट में पैसे। ऐसी बात नहीं है। उसके बाद फॉर्म फिर फिल करना होता है ऑनलाइन। उसके लिए कोई किसी सीएस सेंटर के पास जाना होता है, या अगर आप खुद ही ये भर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों का खुद ही भरा है, या मैं अभी जिसका भी क्वालिफाई होता है, मेरे आसपास के बच्चे जो हैं उनका अगर क्वालिफाई होता है तो मैं उनका जो फॉर्म है खुद ही वो फिल करता हूँ। फिर रिन्यू करना पड़ता है, अगले जो 3 साल होते हैं उसमें ये रिन्यू करना पड़ता है, एनएसपी पोर्टल पर जाना होता है। उसका भी जो प्रोसेस है, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप मुझे फिर उस टाइम आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि हमें बताइए कि क्या करना है हमें, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि हमें ये डाउट है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, या कोई चीज़ आपको हासिल करना होगा तो कहाँ से हासिल करेंगे। उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसमें रिप्लाई करूँगा। दिस वाज ऑल अबाउट NMMS